शहर सो रहा था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, सब कुछ एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स की कमजोर पीली रोशनी मुश्किल से ही उस घने धुंध को भेद पा रही थी। अपने छोटे से अपार्टमेंट में राहुल अकेला बैठा था। बैंक में दिन भर की थकान थी। शहर की जिंदगी में बस एक और चेहरा। मुझे अपने परिवार की याद आ रही थी, अपने गांव की, उस सादगी की। उसने एक पुरानी धूल भरी किताब शेल्फ से उठाई। ये उसकी दादी की डायरी थी। इसका चमड़े का कवर समय के साथ घिसा हुआ था। उसने हमेशा इसे पढ़ने का सोचा था, अपने अतीत से जुड़ाव महसूस करने के लिए। आज रात वह इसके फीके पन्नों की ओर खींचा चला आया। राहुल ने डायरी खोली। पुराने कागज की गंध हवा में फैल गई, उसे बचपन में वापस ले गई। मुझे अपनी दादी याद आई, उनकी प्यारी आंखें और कोमल मुस्कान। उसने पढ़ना शुरू किया। एक छिपे हुए खजाने के बारे में एक पैसेज ने उसकी रुचि को और बढ़ा दिया। ये बहुत समय पहले की बात थी, पीढ़ियों से चले आ रहे रहस्यों की। उसकी दादी ने उनके पैतृक गांव में एक प्राचीन हवेली के बारे में लिखा था, जो रहस्य में डूबी हुई जगह थी। राहुल का दिल तेज हो गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या सचमुच कोई छिपा हुआ खजाना हो सकता है? उत्सुकता से राहुल ने डायरी की फीकी स्याही में और गहराई से देखा। उसने हवेली की दीवारों के भीतर छिपे एक रहस्य के बारे में जाना, एक ऐसा सुराग जो एक बड़ी खोज की ओर ले जाएगा। डायरी में एक चाबी का जिक्र था जो साफ नजरों के सामने छिपी हुई थी, बस मिलने का इंतजार कर रही थी। राहुल उत्साह से भर गया। उसकी दादी के शब्दों ने उसके मन में ज्वलंत चित्र बनाए, उसके भीतर रोमांच की चिंगारी जगाई। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे गांव जाना था, अपने पैतृक घर जाना था और डायरी के शब्दों के पीछे के सच का पता लगाना था। उस रात नींद राहुल को नहीं आई। बाहर कोहरा घूमता रहा, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही तूफान उठ रहा था। जिज्ञासा का तूफान, प्रत्याशा का तूफान और अपनी जड़ों से जुड़ने की लालसा। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, अपनी दादी की डायरी को सुरक्षित अंदर रखा। वह बैंक से छुट्टी ले लेगा, सबको बताएगा कि उसे ब्रेक की जरूरत है। लेकिन राहुल सच्चाई जानता था। वह एक यात्रा पर निकल रहा था, न कि केवल खजाना खोजने के लिए, बल्कि खुद को खोजने के लिए। भोर की पहली किरणों ने कोहरे को चीरते हुए राहुल की बस को शहर से बाहर निकाला। वह उस जानी पहचानी अराजकता, आसमान को छूती उन ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ रहा था। हर मील गुजरने के साथ हवा साफ होती जा रही थी। बारिश के बाद धरती की मीठी गंध ने एग्जॉस्ट की गंध को बदल दिया था। उसने देखा कि हरे भरे खेतों में किसान अपनी जमीन की देखभाल कर रहे थे। उसके ऊपर शांति छा गई, शहर की भागम भाग वाली जिंदगी के बिल्कुल विपरीत। मैं अकेला नहीं था। मैंने अपने बचपन के दोस्त विक्रम को विश्वास में लिया था, जो रोमांच का प्यासा था। विक्रम अपनी संक्रामक हंसी और अटूट आशावाद के साथ राहुल के साथ उसकी तलाश में शामिल होने के लिए तुरंत तैयार हो गया था। वे खिड़की के पास बैठे थे, कहानियां साझा कर रहे थे। हर गुजरते मील के साथ उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। राहुल ने डायरी के कुछ अंश, गूढ़ सुराग, हवेली के आसपास के रहस्य को साझा किया। विक्रम ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। ये तो मजेदार होने वाला है राहुल, मुझे इसका आभास हो रहा है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, बस अचानक रुक गई। वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। उनका पैतृक गांव, जो लुढ़कती पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। परिचित नजारे और आवाजें राहुल के ऊपर छा गईं, उसे अपनेपन का एहसास करा दिया जिसकी उसे कमी खल रही थी। बच्चे धूल भरी सड़कों पर खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। बुजुर्ग आदमी चारपाई पर बैठकर दिन भर की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। यहां जीवन धीमी गति से चलता था, प्रकृति की लय से संचालित होता था। हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उत्सुकता भरी निगाहों से देखा गया। यह बात फैल गई थी कि हम वापस आ गए हैं, और गांव वाले बाहरी दुनिया की खबरों के लिए उत्सुक हमारे चारों ओर जमा हो गए। राहुल ने उनके साधारण जीवन, उनकी सच्ची गर्मजोशी के लिए कृतज्ञता महसूस की। चाय की चुस्कियों के साथ उन्होंने कहानियां और हंसी साझा की। शहर का भार दूर हो गया। जैसे ही चांद ने सूरज की जगह ली, पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ गईं।
राहुल को पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। अगली सुबह हवा में एक अजीब सी प्रत्याशा छाई हुई थी, क्योंकि राहुल और विक्रम पुरानी हवेली के लिए निकल पड़े थे। यह गांव के किनारे पर खड़ा था, लगभग पौराणिक सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवेली, जो कभी उनके परिवार की विरासत का एक भव्य प्रमाण थी, अब अकेली और उपेक्षित खड़ी थी। इसका एक समय का चमकीला अग्रभाग फीका पड़ गया था, जो रेंगने वाली बेलों और समय की कठोरता से ग्रस्त था। लोहे के फाटक अनिश्चित रूप से लटके हुए थे। उनके कब्जे विरोध में कराह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें खोला था। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने हवेली के प्रवेश द्वार तक जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। हवा भारी लग रही थी, भूली हुई यादों के भार से लदी हुई थी। मैं लगभग हंसी की गूंज सुन सकता था, उन ढहती दीवारों के भीतर साझा किए गए रहस्यों की फुसफुसाहट। हवेली उनकी हरकत को देख रही थी। उसकी खाली खिड़कियां चौकस आंखों की तरह थीं। पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की चहचहाहट से ही सन्नाटा टूट रहा था। उनकी आवाजें सन्नाटे में गूंज रही थीं। सांस रोककर राहुल और विक्रम विशाल ओक दरवाजे के पास पहुंचे। यह जीर्ण शीर्ण और फटा हुआ था। एक बार की अलंकृत नक्काशी अब मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। देखते हैं क्या होता है। विक्रम ने लोहे की एक छड़ निकाली। उसकी हरकतें तेज और अभ्यासपूर्ण थीं। एक जोरदार दरार के साथ दरवाजा खुल गया, जिससे एक अंधेरा इंटीरियर दिखाई दिया। धूल के कण हवा में नाच रहे थे, जो ऊपर चढ़ी हुई खिड़कियों के बीच से झांकती हुई रोशनी में दिखाई दे रहे थे। अंदर की हवा बांसी और सड़ी हुई थी, जो सड़ांत की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही वे हवेली में गहराई से उतरे, हर कदम पर घूमती धूल उड़ रही थी। उनके ऊपर बेचैनी छा गई। हवेली उनके चारों ओर सिमटती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी परछाइयां भूले हुए रहस्यों को फुसफुसा रही थीं। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, और केवल आवाजें उनके पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की चीख और उनके अपने दिलों की धड़कन थी। हम सावधानी से आगे बढ़े। हमारी आंखें अंधेरे में ढल रही थीं। हमारी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। हम समय के साथ जमी हुई जगह में घुसपैठिए थे, और हम इस भावना को दूर नहीं कर सके कि हमें देखा जा रहा है। हवेली का इंटीरियर कमरों की एक भूल भुलैया थी। हर एक भूले हुए युग का प्रमाण था। फीकी भव्यता क्षय के माध्यम से झांकती थी, उस जीवन की ओर इशारा करती थी जो कभी इन जगहों को भरता था। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। हर कमरे में जिसे उन्होंने खोजा, वहां और अधिक धूल, मकड़ी के जाले और भूली हुई यादों का भार ही मिला। राहुल रुक गया। उसकी निगाहें मुख्य हॉल की दूर दीवार पर लटके हुए चित्र पर टिकी हुई थी। यह एक प्रतिष्ठित दिखने वाले व्यक्ति का चित्र था। उसका कठोर चेहरा समय के साथ नरम हो गया था। मेरी दादी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे। उन आंखों को ढूंढो जो देखती तो हैं पर बता नहीं सकती। वह करीब गया, पेंटिंग को और करीब से जांचा। चित्र में बना व्यक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसकी आंखें राहुल में चुभ रही थीं। अरे राहुल, क्या मिला तुम्हें? विक्रम ने राहुल की खोज को भांपते हुए एक लालटेन उठाई। उसकी टिमटिमाती रोशनी ने पेंटिंग को रोशन कर दिया। राहुल ने कैनवास पर अपनी उंगलियां चलाईं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि नाजुक पेंट खराब न हो। जैसे ही उसकी उंगलियां चित्र में आदमी की आंख से छू गईं, उसे हल्का सा झटका महसूस हुआ। उसका दिल उछल गया। कहीं ये तो नहीं? उसने धीरे से दबाया और कैनवास का एक छोटा सा हिस्सा अंदर की ओर झूल गया, जिससे एक छिपा हुआ डिब्बा दिखाई दे रहा था। डिब्बे के अंदर एक छोटी कलंकित चाबी पड़ी थी। यह छूने में ठंडा था, मानो सदियों से इसे छुआ तक न गया हो। राहुल ने सावधानी से उसे उठाया, अपने हाथों में घुमाया। यह कोई साधारण चाबी नहीं थी, यह घड़ी हुई थी। इसकी सतह पर अजीबोगरीब प्रतीकों की नक्काशी की गई थी। उसने उन्हें डायरी से पहचान लिया, वही प्रतीक जो उसकी दादी ने इतनी सावधानी से बनाए थे। यह अगले सुराग को अनलॉक करने की कुंजी थी, छिपे हुए खजाने के रहस्य को उजागर करने की कुंजी। चाबी और नए दृढ़ संकल्प के साथ राहुल और विक्रम हवेली से चले गए। डायरी में लिखे निर्देशों का पालन करते हुए वे गांव के बाहरी इलाके की ओर बढ़ते ही डूबते सूरज ने लंबी परछाइयां डाली। राहुल, सूरज जल्दी छिप रहा है विक्रम, हमें जल्दी करनी होगी।
वे चुपचाप चले गए। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। उनकी खोज का भार उनके दिलों पर भारी था। वे गांव से जितना दूर जाते गए, वनस्पति उतनी ही घनी होती गई। हवा कीड़ों की गूंज से भर गई। विक्रम एस विक्रम, इस जगह को देखकर लगता है कि सदियों से इसे किसी ने छुआ तक नहीं। इसकी पत्थर की दीवारें ढह रही थी, रेंगने वाली बेलों से घिरी हुई थी और एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। राहुल, राहुल, इस जगह में कुछ तो बात है विक्रम। मैं इसके काई से ढके पत्थरों से एक अजीब सी ऊर्जा निकलते हुए महसूस कर सकता हूँ। इस जगह पर रहस्य छिपे हुए थे, वह इसे महसूस कर सकता था। राहुल, राहुल, जहां आस्था निवास करती है, खंडहरों में भी चाबी अपना उद्देश्य ढूंढ लेगी। उसने चारों ओर देखा। उसकी निगाह मंदिर के मध्य में जाने वाले एक पुराने पत्थर के तोरण द्वार पर पड़ी। मंदिर के अंदर की हवा सदियों के भार से भारी थी, अगरबत्ती की गंध से भरी हुई थी। क्षय के बावजूद शांति की आभा पूरे स्थान पर व्याप्त थी, जो इसके पवित्र अतीत का प्रमाण थी। राहुल और विक्रम असमान पत्थरों पर सावधानी से चले गए। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। विक्रम, विक्रम, क्या तुम यह आवाज सुन सकते हो? छत से चमगादड़ों की सरसराहट और अंधेरे कोनों में अनदेखे जीवों की भागम भाग। आंगन के बीच में एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। उसका एक समय का भव्य रूप अब समय बीतने के साथ नरम हो गया था। इसने एक उदार देवता का चित्रण किया था। उसके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। राहुल, राहुल, मैं इसकी ओर आकर्षित महसूस कर रहा हूँ विक्रम। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हमारी खोज की कुंजी है। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, राहुल ने उसके आधार पर एक छोटा चाबी के आकार का इंडेंटेशन देखा। वह नीचे झुक गया और उसे और करीब से देखा। राहुल, राहुल, देखते हैं क्या होता है। चाबी बिल्कुल फिट हो गई, एक संतोषजनक क्लिक के साथ मुड़ गई। आंगन में एक नीची सी गड़गड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। विक्रम, विक्रम, ये कोई साधारण चाबी नहीं है राहुल। ये समय द्वारा भुला दी गई जगह की चाबी होनी चाहिए। एक ऐसी जगह जो अनकहे धन का वादा करती है। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस नई चाबी ने उन्हें अतीत के रहस्यों और इंतजार कर रहे खजाने को उजागर करने के करीब पहुंचा दिया। भाग 7। ऊंचा कुआं। सूरज क्षितिज से नीचे डूब चुका था। गांव में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, क्योंकि राहुल और विक्रम मंदिर में खोजे गए नक्शे द्वारा निर्देशित गांव के बाहरी इलाके में अपना रास्ता बना रहे थे। वे चुपचाप चले गए। उनके कदम नरम धरती से दब गए। हवा झींगुरों की आवाज और मेंढकों के दूर से टर्राने से जीवंत थी। चांदी की चाबी मेरी जेब में भारी लग रही है। उन रहस्यों की एक ठोस याद दिलाती है जिन्हें हम उजागर कर रहे हैं। नक्शा उन्हें पेड़ों के एकांत ग्रोव तक ले गया। उनकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। एक प्राकृतिक छतरी बना रही थी जो चांदनी को रोक रही थी। जैसे ही वे ग्रोव में प्रवेश करते थे, हवा काफी ठंडी हो गई। सन्नाटा उनके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट से ही टूट रहा था। ग्रोव के केंद्र में एक कुआं था, जिसका पत्थर का किनारा काई और लताओं से ऊंचा हो गया था। यह बहुत पहले छोड़ दिया गया था, जिसे ग्रामीण भूल चुके थे। यह कुआं एक अशांत आभा बिखेरता है। इसकी गहरी गहराई अज्ञात खतरों का वादा करती है। वे अंदर से पानी के बेहोश छींटे गूंजते हुए सुन सकते थे। एक ऐसी आवाज जो आसपास के जंगल की खामोशी को बढ़ा देती थी। राहुल ने नक्शा निकाला। इसके किनारे बार बार संभालने से अब घिस चुके थे। उसने इसे थोड़ी सी चांदनी तक पकड़े रखा, जो घने छत्र में घुसने में कामयाब रही। उसकी उंगली फीकी रेखाओं का पता लगा रही थी। नक्शे के अनुसार खजाना इस कुएं के तल पर है। विक्रम ने मुश्किल से निगल लिया। उसकी निगाहें उनके सामने मौजूद अंधेरे अथाह कुंड पर टिकी हुई थी। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन कुएं की अज्ञात गहराई में उतरने के विचार ने उसे आदिम भय से भर दिया। अपनी आशंका के बावजूद वह जानता था कि वे अब पीछे हटने के लिए बहुत आगे आ चुके हैं। भाग 8। छिपा कक्ष। दृढ़ निश्चयी विक्रम ने मजबूत शाखाएं पाईं और लताओं का उपयोग करके एक अस्थायी सीढ़ी बनाई। उन्होंने इसे पास के एक पेड़ से सुरक्षित कर लिया।
उनकी हरकतें कुशल और अभ्यासपूर्ण थीं। जैसे ही वे कुएं की गंदी गहराई में उतरने की तैयारी कर रहे थे, हवा प्रत्याशा और भय के संकेत से भर गई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राहुल ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था और नीचे चढ़ने लगा। चांदी की चाबी उसके हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी। कुएं के अंदर की हवा नम और ठंडी थी, जो स्थिर पानी और सड़ती हुई वनस्पतियों की गंध से भरी हुई थी। अंधेरा पूर्ण था, केवल गीली पत्थर की दीवारों से परावर्तित चंद्रमा की फीकी चमक से टूट रहा था। यह जगह मुझे डराती है। राहुल ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह धीरे धीरे नीचे उतरा। अस्थाई सीढ़ी की हर चीख समकन्फाइंड जगह में गूंज रही थी। वह अपने ऊपर कुएं का भार महसूस कर सकता था, सदियों के रहस्यों का भार। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद राहुल के पैर ठोस जमीन पर टिक गए। वह अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ा गया। उसका बीम अंधेरे को चीरता हुआ कुएं के आधार पर एक छोटे से मिट्टी के कक्ष को प्रकट करता था। मैंने अपने जीवन में कीचड़ देखकर इतनी खुशी कभी नहीं देखी। कक्ष छोटा और तंग था। इसकी दीवारों पर खुरदुरे पत्थर बने हुए थे। फफूंदी की गंध से हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी और कुछ और, एक धातु जैसी गंध जिसने राहुल के माध्यम से उत्तेजना का झटका भेजा। उसने अपनी टॉर्च कक्ष के चारों ओर चमकाई। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था और फिर उसने उसे देखा। एक धातु की छाती आधी मिट्टी के फर्श में दबी हुई थी। यह पुराना और जंग लगा हुआ था। इसकी सतह पर अजीबोगरीब प्रतीक थे, जो उसकी टॉर्च के टिमटिमाते बीम में लिखते हुए प्रतीत हो रहे थे। यही था वह खजाना जिसकी उसके परिवार ने पीढ़ियों से रक्षा की थी। भाग 9। खजाना निकला। जल्दी से काम करते हुए राहुल और विक्रम ने छाती को ढंकने वाली मिट्टी और मलबे को साफ किया। उनके हाथ एक स्वर में चले गए। उनका उत्साह हर मुट्ठी भर धरती को हटाने के साथ बढ़ता गया। छाती उनके अनुमान से अधिक भारी थी। इसका भार उन रहस्यों का प्रमाण था जो इसमें छिपे हुए थे। वे अंततः इसे उसके मिट्टी के मकबरे से मुक्त करने में कामयाब हो गए, इसे कक्ष के फर्श के सूखे हिस्से पर ढोते हुए। देखते हैं अंदर क्या है। छाती को एक भारी ताले से सुरक्षित किया गया था। इसकी सतह जंग से जंग खा रही थी। राहुल ने चांदी की चाबी निकाली। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था क्योंकि उसने उसे ताले में डाला था। चाबी बिल्कुल फिट हो गई, एक शानदार क्लिक के साथ मुड़ गई जो कक्ष के माध्यम से गूंज उठी। उसने भारी ढक्कन उठा लिया। सदियों की खामोशी के बाद उसके कब्जे विरोध में कराह उठे। पुरानी लकड़ी की बांसी गंध और कुछ और ऊपर उठी, एक मीठी नशीली सुगंध जिसने उन्हें रोमांचित कर दिया। वाह, यह सब देखो। छाती सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उनकी सतह राहुल की टॉर्च की रोशनी में धुंधली चमक रही थी। जवाहरात उनके रंग अपनी उम्र के बावजूद जीवंत थे, सिक्कों के बीच बिखरे हुए थे जो एक चमकदार प्रदर्शन में प्रकाश को दर्शाते थे। राहुल और विक्रम अपने सामने पड़े खजाने को देखकर दंग रह गए। यह उससे कहीं अधिक था जितना वे कल्पना कर सकते थे। यह किंवदंतियों का सामान था, सदियों से छिपा हुआ राजा का खजाना। जैसे ही राहुल खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां किसी और चीज से टकरा गईं। छाती के कोने में टिकी एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब। उसने सावधानी से उसे उठा लिया। उसके कवर से चिपकी धूल को झाड़ दिया। चमड़ा नरम और कोमल था, मानो इसे सावधानी से संभाला गया हो। उसने किताब खोली। उसका दिल प्रत्याशा से तेज हो रहा था। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। ये एक पत्रिका थी जिसके पन्ने उसके पूर्वज की सुंदर लिपि से भरे हुए थे। S1। यह अविश्वसनीय है। भाग 10। असली खजाना। राहुल पढ़ने लगा। उसकी आवाज कक्ष की खामोशी में गूंज रही थी। जर्नल प्रविष्टियां बहुत समय पहले की बात करती थीं, महान उथल पुथल और परिवर्तन के समय की। उनके पूर्वज, जिन्होंने इस खजाने को छिपाया था, ने परिवार के महत्व, करुणा के बारे में, उद्देश्य से भरे जीवन जीने के बारे में लिखा था। उन्होंने भौतिक धन की क्षणभंगुर प्रकृति और प्रेम और दया की स्थायी शक्ति के बारे में लिखा था। असली खजाना सोना नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान और विरासत है। जैसे जैसे राहुल पढ़ता गया, उसके ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। सोने और जवाहरात का भार उसके पूर्वज की पत्रिका के पन्नों में
निहित ज्ञान की तुलना में फीका पड़ गया। उसने महसूस किया कि असली खजाना सोना नहीं था, बल्कि उसके द्वारा दिए गए सबक थे, परिवार के महत्व, करुणा के बारे में, उद्देश्य से भरे जीवन जीने के बारे में। असली खजाना उसके पूर्वजों की विरासत थी, एक विरासत जो भौतिक धन पर नहीं, बल्कि प्रेम, दया की स्थायी शक्ति और जीवन की सच्ची खुशियों पर बनी थी। राहुल और विक्रम ने खजाने को कक्ष में छोड़ दिया, इसे एक बार फिर सील कर दिया। वे कुएं पर वापस चढ़ गए, ठंडी रात की हवा में उभरे, अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। वे खजाने की तलाश करने वालों के रूप में नहीं, बल्कि सोने से कहीं अधिक मूल्यवान विरासत के रखवाले के रूप में गांव लौट आए। उन्होंने अपने पूर्वजों की कहानियां साझा की, करुणा और दया का संदेश फैलाया। खजाना छिपा रहा, एक मूक अनुस्मारक कि जीवन में सच्ची समृद्धि को भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले प्यार और हमारे आसपास की दुनिया पर हमारे प्रभाव से मापा जाता है।